गुड आफ्टरनून दोस्तों। आई होप आपने पहले के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए होंगे, वीडियो देख चुके होंगे। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने पहले के टॉपिक्स कंप्लीट किए होंगे। नहीं किए होंगे तो कर लीजिए, क्योंकि अब नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है अपना इंश्योरेंस। ठीक है, ई बैंकिंग में उसके बाद में कराऊंगा लास्ट में। ठीक है, इंश्योरेंस चालू कराऊंगा। तो इंश्योरेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने, मतलब ध्यान अगर लगाओगे, टाइम पे देखोगे, ठीक है, डाउट्स आएंगे, पूछोगे तो ही क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज सर के ऊपर से जाएगा। ठीक है, कुछ कॉलेजेस वालों को स्पेशली बता दे रहा हूँ, एनएमडी वालों को बता दे रहा हूँ कि आपको इंश्योरेंस कॉलेज में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, गुरु नानक में भी नहीं, और अगर विवेक मंदिर में पढ़ाया भी गया तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा बस आगे। राइट, तो पहले के जो वीडियोस जिनने कंप्लीट नहीं किए हैं वो अभी वीडियोस कंप्लीट करें पहले, ताकि उसके बाद में ये वीडियोस स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, तो आज अपन देखते हैं इंश्योरेंस और उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होते हैं जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, उनका यूज़ क्या है। ठीक है, कौन से टर्म को जिसको अपन टर्मिनोलॉजी भी बोलते हैं, राइट, वो देखते हैं अपन लोग। तो स्टार्ट करते हैं भैया, इंश्योरेंस के बारे में अपन पढ़ लेते हैं अभी थोड़ा सा। इंश्योरेंस में सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे दो कंपनीज के बारे में। एक दिया हुआ है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और एक दिया हुआ है भारतीय जीवन बीमा निगम, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये दोनों कंपनी के बारे में मैं आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, ये इंडिया का सबसे बड़ा इंश्योरर है, इंडिया की गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, 50% ऑफ यानी मेजोरिटी ऑफ स्टेक्स जो हैं इसके, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है। एंड नाउ गवर्नमेंट इज डूइंग प्राइवेटाइज्ड। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इस कंपनी का धीरे धीरे करके। न्यू, और ये लाइफ इंश्योरेंस, बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस यानी इंसानों से रिलेटेड जितने भी इंश्योरेंस होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स की जो पॉलिसी होती है उससे रिलेटेड काम इसका होता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का होता है। अब आते हैं अपन न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पे। तो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, गवर्नमेंट ओन जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। जनरल इंश्योरेंस मतलब इसमें व्हीकल लोन आता है, हेल्थ लोन, एक्सीडेंटल क्लेम्स एंड ऑल। ठीक है, ये सब चीज़ें आती है। मेजोरिटी जो मेजरली काम करते हैं, मेजोरिटी काम करते हैं ये लोग, ये व्हीकल लोन से सबसे ज़्यादा काम होता है इनका, न्यू इंडिया एश्योरेंस। और भी बहुत सारे काम है, ऐसा नहीं है सिर्फ दो ही काम है। जैसे कार्गो इंश्योरेंस है, मराइन इंश्योरेंस है, ये सारी चीज़ें भी होती है, फायर इंश्योरेंस भी होता है। राइट, तो ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वहाँ लिखा है ये पहला ही वर्ड है उसका, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। राइट, तो ये दोनों कंपनियां हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं मीनिंग के साथ में। इंश्योरेंस इज अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली यहाँ पे ये है कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है फाइनेंशियल लॉस से। इंश्योरेंस, ठीक है, प्रॉफिट कमाने का जरिया नहीं है। इंश्योरेंस आपके बिजनेस में या आपकी लाइफ में आपके जाने के बाद आपके डिपेंडेंट्स को जो फाइनेंशियल लॉस होने वाले हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करता है मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, बिजनेसमैन के अगर गुड्स जल गए, खराब हो गए, कुछ हो गया, ठीक है, तो जो फाइनेंशियल लॉस उसको हो सकता था, इंश्योरेंस और इंश्योरर विल मिनिमाइज द लॉस। ठीक है, और अगर आपको इंडिविजुअल लाइफ को अगर कुछ हो जाता है तो आपके जाने के बाद में आपकी फैमिली को कंपेंसेट करना। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या करता है, लॉस को मिनिमाइज करता है। ठीक है, जब किसी कोई मर गया है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको वापस तो नहीं ला सकती, बट उसके जीते जी जो उसकी फैमिली को बेनिफिट होने वाला था या जो पैसा मिलने वाला था वो उसके मरने के बाद में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो यहाँ आप समझ लो कि इंश्योरेंस इज अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। ठीक है, फाइनेंशियल लॉस से बचने का एक तरीका है इंश्योरेंस। ठीक है, या फाइनेंशियल लॉस को मिनिमाइज करने का तरीका है इंश्योरेंस। इट इज अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड आजकल बहुत सारे कोर्सेज भी होते हैं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट लाइक किस तरीके से अपने गुड्स को आप सिक्योर कर सकते हो, इंश्योर कर सकते हो, अगर आपको इतना नुकसान हुआ तो उसमें से आपको कितना कंपेंसेट होगा जिससे आपका फाइनेंशियल लॉस कम हो सकता है। प्राइमरीली यूज टू हेज अगेंस्ट द, हेज का मतलब है अवॉइड, अवॉइड अगेंस्ट द या हेज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ कंटिंजेंट और अनसर्टेन लॉस। कंटिंजेंट और अनसर्टेन मतलब एक ही है, अनसर्टेन नुकसान, अनसर्टेन ही होते हैं। किसी भी प्रकार के जो लॉस होते हैं, चाहे वो बिजनेस में हो या इंडिविजुअल लाइफ में हो, वो अनसर्टेन ही होते हैं। ठीक है, घर से जब आप निकलते हो या कोई भी निकलता है दुनिया में, कोई भी व्यक्ति जब घर से निकलता है बाय कार, बाय बाइक, साइकिल, तो वो ये सोच के नहीं निकलता है कि थोड़ी दूर जाने के बाद में उसका एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट एक अनसर्टेन होता है, अनसर्टेन मतलब हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके से हो सकता है। कोई बिजनेसमैन ये नहीं सोचता कि उसके गोडाउन में कभी आग भी लग सकती है, मतलब एक बोलते हैं ना कि दिन भर उसके दिमाग में ये थोड़ी चल रहा है। हाँ, बट एक वो अनसर्टेन लॉस है। मुझे ये पता है कि एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, बट कब होगा ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो ये अनसर्टेन लॉस को, जो लॉस होने वाला है मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली को, मैं इसको मिनिमाइज कर सकता हूँ विद हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। गुड्स, आग लग सकती है गोडाउन में, तो इस उससे होने वाले नुकसान को मैं क्या कर सकता हूँ, मिनिमाइज कर सकता हूँ विद हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है,
समझ में आया कि भाई इंश्योरेंस जो फाइनेंशियल लॉस होते हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए होता है। जैसे अभी मान ले अभी अभी मार्केट में कौन से पुलिस स्टेशन के सामने एक शॉप में आग लगी, ठीक है, चीप रेडीमेड्स, वहाँ पे अभिनंदन जो शॉप का नाम है, वहाँ पे आग लगी, तो उस शॉप का इंश्योरेंस था। तो जितना भी फाइनेंशियल लॉस उनको हुआ है, ठीक है, उसका कुछ परसेंट, क्योंकि यहाँ पे इंडेमनिटी भी होती है, अपन प्रिंसिपल्स में देखेंगे इंडेमनिटी क्या होती है, देन उसके बाद में डेप्रिसिएशन भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये सब माइनस करने के बाद में जितना भी परसेंट आएगा, मान लेते हैं अगर 10 लाख का इंश्योरेंस होगा और इंश्योरेंस कंपनी सब चीजें माइनस करने के बाद में ये कंक्लूजन पे पहुंचती है कि हमको 8 लाख का क्लेम देना है, तो इंश्योरेंस कंपनी 8 लाख कंपनसेट कर देगी। अगर इंश्योरेंस नहीं होता तो क्या अभिनंदन को क्लेम मिल पाता? नहीं मिल पाता, और उस 10 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ है वो टोटल लॉस हो जाता है उसका, यानी आप वो होने वाले नुकसान को किसी भी तरीके से मिनिमाइज नहीं कर सकते थे। इंश्योरेंस करवाना इसका मतलब ये नहीं है कि आग नहीं लगेगी, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है, ये इनएविटेबल चीजें होती हैं। आग लगना इनएविटेबल, मतलब आप इसको रोक नहीं सकते, बट आप उससे होने वाले नुकसान को मिनिमाइज कर सकते हो। एक्सीडेंट हुआ, आप हॉस्पिटलाइज्ड हुए, आप एक्सीडेंट होने को टाल नहीं सकते, ठीक है, कुछ हद तक के टाल भी सकते हो, बट वो तो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में हो जाएगा। नेचुरल डेथ होती है, ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ भी होती है, एक्सीडेंट्स भी होते हैं, इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, बट इन ये होने के बाद में जब आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हो और जो हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जो आपको जेब से भरने पड़ते हैं, आप इसको क्या कर सकते हो? मिनिमाइज कर सकते हो। मिनिमाइज मतलब आपके जेब का पैसा कम लगेगा और इंश्योरर का पैसा ज्यादा लग जाएगा इसमें। ज्यादा मतलब इंश्योरर कंपेंसेट करेगा इसमें। अब देखते हैं अपन आगे क्या है ये। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड, ठीक है, दो पार्टीज के बीच में होता है ये कॉन्ट्रैक्ट। कौन है भैया ये दो पार्टीज? इंश्योरर, ठीक है, इंश्योरर मतलब वो कंपनी, एंड देन सेकंड पार्टी होती है इंश्योर्ड, यानी कि मान लेते हैं मैं, ठीक है, इंश्योर्ड, मैंने एक पॉलिसी लिया, मैं इंश्योर्ड हो गया, मेरी लाइफ इंश्योर्ड हो गई, ठीक है, लाइफ अश्योर्ड बन गया मैं यहाँ पे, और जिस कंपनी ने मुझे इंश्योरेंस दिया वो कहलाएगा इंश्योरर, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर था, वैसे यहाँ पे इंश्योरर और इंश्योर्ड। वेयर बाय द इंश्योरर एग्रीज टू, अब ये कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है, वेयर बाय द इंश्योरर एग्रीज टू कंपनसेट द इंश्योर्ड अगेंस्ट लॉस, ठीक है, इंश्योरर एग्रीज टू कंपनसेट द इंश्योर्ड अगेंस्ट लॉस, जो लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करेगा आपका इंश्योरर। जो लॉस मतलब कोई बिजनेसमैन है, अगर उसके गुड्स एक्सीडेंट हो गया ट्रक का, ठीक है, गुड्स टूट फूट गए या चोरी हो गई या आग लग गई, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या करेगा इंश्योरर, ये जो इसको कंपनसेट करेगा, नुकसान को कंपनसेट करेगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में कुछ कंपनियां मैच्योरिटी बेनिफिट भी देती हैं, कुछ कंपनियां मतलब कंपनीज के कुछ प्लान होते हैं जो मैच्योरिटी बेनिफिट भी देते हैं, बट मेनली इंश्योरेंस परचेस करने का रीजन होता है आपके जाने के बाद आपके डिपेंडेंट्स की फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कि आपको अगर कुछ हो गया तो उनका जो आपके ऊपर डिपेंडेंट थे, आप एक बोल सकते हैं कि सोल अर्नर थे फैमिली के, आप ही कमा रहे थे पैसा, ठीक है, तो आपके जाने के बाद आपकी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ठीक है, कंपनसेट जो करेगी उससे वो लोग अपना आगे का सब चीज कर सकते हैं, ठीक है। द इंश्योर्ड हैज टू पे, अब ये जो इंश्योरर आपको कंपनसेट करने वाला है, ये कंपनसेशन देने वाला है, इसके लिए क्या करना पड़ता है? द इंश्योरर, इंश्योर्ड मतलब कौन? मैंने बताया आपको मैं इंश्योर्ड हूं और जो कंपनी मुझे इंश्योरेंस दे रही है वो इंश्योरर होती है। हैज टू पे अ सर्टेन फिक्स्ड सम ऑफ मनी ऑन टाइमली बेसिस टू द इंश्योरर, ठीक है, यहां बोल रहा है हैज टू पे सर्टेन फिक्स्ड सम ऑफ मनी, फिक्स्ड सम ऑफ मनी ऑन टाइमली, ठीक है, टाइमली बेसिस टू द इंश्योरर, टाइमली बेसिस पे आपको पे करना पड़ता है, एंड दैट टाइमली पेमेंट इज कॉल्ड एज प्रीमियम। प्रीमियम आप मंथली भी पे कर सकते हो, क्वार्टरली भी पे कर सकते हो, हाफ ईयरली भी पे कर सकते हो, एंड एनुअली भी पे कर सकते हो। ये ऑप्शन होते हैं आपके पास में, आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से प्रीमियम आप पे कर सकते हो। इफ यू आर नॉट अनेबल टू पे द प्रीमियम देन योर पॉलिसी विल बी लैप्स्ड, और कंपनी किसी भी तरीके से आपको कंपनसेट नहीं करेगी, ठीक है। अगर आपने 10 साल की एक पॉलिसी ली है, उसमें आपको हर साल का मान लेते हैं 50,000 रुपए पे करना है, ठीक है, टाइमली बेसिस, ठीक है, टाइमली बेसिस टू द इंश्योरर, ठीक है, टाइमली बेसिस पे पेमेंट करना है। अब 5 साल पेमेंट करने के बाद में आपने 6वें साल पेमेंट अगर नहीं किया और कुछ हो जाता है, आपको कुछ हो जाता है, नेचुरल डेथ होती है या एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो इंश्योरर कंपनसेट नहीं करेगा, आपके डिपेंडेंट्स को कंपनसेट नहीं करेगा। तो अगर आपको कंपनसेशन चाहिए, आपको मैच्योरिटी बेनिफिट चाहिए, तो उसके लिए आपको सर्टेन फिक्स्ड सम ऑफ मनी ऑन टाइमली बेसिस टू द इंश्योरर पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। सम बेसिक टर्म्स इन इंश्योरेंस आर एज फॉलोज। अपन बेसिक टर्म्स देख लेते हैं इंश्योरेंस के कौन कौन से होते हैं। ये आप लोगों को समझ में आया होगा, सब लोगों को आया कि नहीं आया भाई? आया आया, आवाज आई मेरे को, सबकी आवाज आई, ठीक है। सबसे पहला है यहाँ पे इंश्योर्ड, ये जो ई दिया हुआ एक्स्ट्रा का, इसको आप लोग ई और आर इसको हटा लीजिए आप लोग यहाँ से, ठीक है।
INSURED, ये इतनी स्पेलिंग है इसकी। ठीक, अभी इंश्योर्ड होता कौन है भाई? द पर्सन हु इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लॉसेस, वो व्यक्ति जिसकी लाइफ को प्रोटेक्ट किया गया है कुछ होने के बाद उसके डिपेंडेंट्स को कंपेंसेट करने के लिए, या फिर वो व्यक्ति जिसके गुड्स को प्रोटेक्शन मिला हुआ है, वो इंश्योर्ड कहलाएगा। इंश्योर्ड इज नोन एज अश्योर्ड इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैंने बताया आपको, मेरे को इंश्योरेंस कंपनी ने कंपेंसेट करने का वादा किया मेरे डिपेंडेंट्स को, तो लाइफ अश्योर्ड कौन हुआ? क्योंकि मेरी लाइफ का प्रोटेक्शन है, ठीक है, मेरे फैमिली के फ्यूचर का फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है। तो इस केस में लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहलाएगा? लाइफ अश्योर्ड कहलाता है, जिसकी लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, लाइफ को प्रोटेक्ट करना मतलब वो जान जाने से बचा नहीं रहे, बट जान जाने के बाद में उनकी फैमिली को अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना आए उनके सामने, उसको वो लोग पूरा करते हैं कंपेंसेट करके। ठीक है, ही इज द पॉलिसी होल्डर। इन केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस, अगर मैंने मेरे गुड्स का इंश्योरेंस कराया है तो आई एम द पॉलिसी होल्डर। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, तो लाइफ अश्योर्ड भी मैं रहूंगा और पॉलिसी होल्डर भी मैं ही रहूंगा। ठीक है, अब ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे यहाँ पे इंश्योर्ड के बारे में दिया हुआ है कि जिसकी लाइफ अश्योर्ड है, ठीक है, उसको इंश्योर्ड बोला जाएगा, वो पॉलिसी होल्डर रहता है। बट कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जैसे चिल्ड्रन प्लान्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप लाइफ अश्योर्ड बच्चों को बनाते हो, क्योंकि वो सेविंग प्लान है, बच्चों के फ्यूचर के हिसाब से प्लान लिए हुए होते हैं। तो लाइफ अश्योर्ड उसमें बच्चे होते हैं और पेरेंट्स होते हैं, जो भी प्रीमियम पे कर रहा है उसको कहा जाता है प्रपोजर। ठीक है, ये आप अलग से लिख सकते हो, जो प्रीमियम पे कर रहा है उसको बोला जाता है प्रपोजर, राइट। और जिसकी लाइफ अश्योर्ड है, जैसे जो बच्चे के नाम पे आपने प्लान लिया है, वो लाइफ अश्योर्ड कहलाएगा। ठीक है, अब अपन सेकंड टर्म पे आते हैं। सेकंड टर्म है अपना इंश्योरर। ठीक है, अब पहला समझ में आ गया, इंश्योर्ड यानी मैं हो गया या कोई फर्म हो गई, वो इंश्योर्ड है, राइट। इंश्योरर, द फर्म और पर्सन हु एग्रीज टू कंपेंसेट द इंश्योर्ड अगेंस्ट लॉसेस फॉर अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो उसके बदले में आपको जो कंपेंसेट करने का प्रॉमिस किया है, और जो कंपेंसेट करेगा उस फर्म को या उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? इंश्योरर कहते हैं, राइट। इंश्योरर इज नोन एज एश्योरर। आप यहाँ पे क्या हो गए? एश्योर्ड हो गए, राइट। आप यहाँ हुए एश्योर्ड, और जो आपको एश्योरेंस दे रहा है कि हम आपको या आपके गुड्स को होने के बाद में आपको इतना इतना कंपेंसेट करेंगे, आपके डिपेंडेंट्स को इतना पैसा देंगे, एश्योरेंस देने वाला हो जाता है यहाँ पे एश्योरर इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, बिकॉज ही इज बाउंड टू गेट द सम अश्योर्ड ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, और द नॉमिनी विल गेट द सम अश्योर्ड ऑन द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। ये फंडा मैंने आपको अभी बताया। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, देखो, इंश्योरर इज नोन एज एश्योरर, जिसने आपको ये एश्योरेंस दिया है लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में ये एश्योरेंस दिया गया है आपको कि अगर आपकी पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाती है, मैच्योर्ड मतलब 10 साल के लिए आपने पॉलिसी ली थी, मतलब मैंने 10 साल के लिए पॉलिसी लिया, लाइफ अश्योर्ड मैं हूं, उन 10 सालों के बीच में मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं हेल्दी हूं, हट्टा कट्टा हूं, तो मैच्योरिटी जब मेरे पॉलिसी के 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे, 10 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो मुझे क्या करेंगे वो लोग? मैच्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। मैच्योरिटी मतलब लमसम में जो 10 साल मैंने पेमेंट किया है उसका लमसम में एक अमाउंट मुझे 10th पॉलिसी एनिवर्सरी में दिया जाएगा, 10 साल पूरे कंप्लीट होने के बाद, राइट। पहला बेनिफिट इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। बेनिफिट नंबर 2, ठीक है, ऑफ द पॉलिसी। अब यहां पे देखो और लिखा हुआ है, दोनों में से कोई एक बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और नॉमिनी विल गेट द सम अश्योर्ड ऑन द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अगर पॉलिसी होल्डर यानी कि मुझे कुछ हो जाता है, तो मेरे नॉमिनी मतलब लाइक मेरी वाइफ जो कि नॉमिनी है, या इब्राहिम या मेरी मम्मी जो भी नॉमिनी है, मेरा जितना भी इंश्योरेंस का अमाउंट होगा 50, 60 लाख, 40 लाख रुपए, वो मेरे नॉमिनी को दे दिया जाएगा। कुछ नहीं हुआ तो मैच्योरिटी बेनिफिट, कुछ हो गया तो डेथ बेनिफिट। दो टाइप के बेनिफिट होते हैं, एक होता है मैच्योरिटी बेनिफिट और दूसरा बेनिफिट आप लोग लिख लो डेथ बेनिफिट। ठीक है, डेथ बेनिफिट। राइटिंग को प्लीज इग्नोर करना, ठीक है। ये दो चीजें हो गई समझ में आपको, इंश्योरर, ठीक है, एंड इंश्योर्ड। इंश्योर्ड वो व्यक्ति होता है जिसके नाम की पॉलिसी की गई है, और इंश्योरर वो व्यक्ति है जो आपको एश्योरेंस देता है कि या तो मैच्योरिटी पे या फिर डेथ पे, दोनों कंडीशंस में आपको कंपेंसेट करेगा। कंपेंसेट डेथ पे करेगा और मैच्योरिटी पॉलिसी टर्म कंप्लीट होने के बाद में। अब तीसरी चीज पे अपन आते हैं, प्रीमियम। द कंसिडरेशन फॉर विच द इंश्योरर एग्रीज टू इंश्योर द इंश्योर्ड। ये वो अमाउंट होता है जो पे करने के बदले में आपको कंपनी एश्योरेंस दे रही है कंपेंसेट करने का या मैच्योरिटी देने का। अगर प्रीमियम नहीं पे किया गया, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, इन केस अगर किसी भी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में अगर प्रीमियम पे नहीं किया गया,
तो पॉलिसी क्या हो जाएगी आपकी, लैप्स हो जाएगी। तो कंसिडरेशन फॉर विच द इंश्योरर एग्रीज टू इंश्योर द इंश्योर्ड, मैंने 1 लाख रुपए दिया, बदले में कंपनी ने मुझे 10 लाख का इंश्योरेंस दे दिया, ठीक है, इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो कि रिफंडेबल प्लान है। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया कि मैंने कितने पे किया, 1 लाख रुपए पे किया, उसका 10 टाइम्स कितना हुआ, 10 लाख रुपए हुआ। 1 लाख रुपए पे किया, 6 महीने बाद कुछ हो गया मुझे, तो कंपनी मेरे फैमिली को कितना पे करेगी, 10 लाख रुपए, ठीक है। बट 1 लाख इस साल पे किया और अगले साल 1 लाख पे नहीं किया, अगले साल का जो ड्यू डेट था वो भी निकल गया, ग्रेस पीरियड था 30 दिन का वो भी निकल गया, ये सब होने के बाद में मैंने अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया, तो इस कंडीशन में जो एश्योरेंस कंपनी ने मुझे दिया था, ठीक है, कंपेंसेट करने का मेरे नॉमिनी को, वो कंपनी नहीं करेगी। अब ये प्रीमियम पे कौन करता है और किसको करता है, इट इज पेड बाय द इंश्योर टू द इंश्योरर, ठीक है। कंपनी क्या कर रही है, आपको एश्योरेंस दे रही है, किस चीज का, दैट बेनिफिट का या फिर मैच्योरिटी बेनिफिट का, बस किस कंडीशन पे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्रीमियम पे करना पड़ेगा, राइट। जब तक प्रीमियम पे नहीं करोगे तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। प्रीमियम कौन किसको पे करता है, इंश्योर्ड पे करता है, किसको पे करता है, इंश्योरर को पे करता है, राइट। तो ये हो गया प्रीमियम। अब आते हैं अपन पॉलिसी। द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, सिंपल सी चीज है, ये स्टेटमेंट होता है, 35 से 40 पेज की एक बुक होती है जिसमें पूरी चीजें आपके कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स में सारी चीजें दी हुई होती हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारी मतलब इतनी सारी चीजें आती है कि जो एक आम आदमी होता है वो पढ़ता ही नहीं है, पढ़ता ही ये सब चीजें। अरे हम नॉर्मल सा कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में उसके टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ते हैं, सीधा एग्री कर देते हैं। तो ये पॉलिसी बॉन्ड 35 से 40 पेज का होता है, ये कौन पढ़ेगा, 35 मतलब 35, ठीक है, 40 मतलब 40, इतने सारे पेज का होता है जो कि कोई पढ़ना पसंद नहीं करता, बट पढ़ना चाहिए कि इन केस अगर किसी एजेंट ने आपको कुछ गलत बोला है, झूठ बोल के आपको पॉलिसी बेचा है, तो आप तुरंत ही वो पॉलिसी को कैंसिल करवा सकते हो विद इन 15 डेज, एंड दैट 15 डेज पीरियड इज कॉल्ड एज फ्री लुक पीरियड, ठीक है। कंपनी ने कुछ और बोला था, कंपनी का कुछ और फंडा है, और किसी आपके जान पहचान के एजेंट ने आपको कुछ और गलत चीज बताया है, ठीक है। जब आपने पॉलिसी बॉन्ड पढ़ा तो आपको पता लगा कि बताया कुछ और गया है और बोल के कुछ और बेचा गया है, तो आप उस पॉलिसी को 15 दिन के अंदर में कैंसिल करवा सकते हो, ठीक है। दैट 15 डेज इज कॉल्ड एज फ्री लुक पीरियड, इसको आप लिख लीजिएगा। फ्री लुक पीरियड होता है जो 15 दिन का होता है, जिसके अंदर में आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल करवा सकते हो। इफ अगर आपको कुछ गलत बताया गया है, तो आपको कुछ मिसलीड करने वाली चीज बताई गई है, तो हो और होता है, बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं ऐसी, ठीक है। इट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या क्या चीजें होती हैं वो अपन आगे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस जब देखेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ठीक है। बट किसी भी प्रकार की कोई भी चीज अगर आपकी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस आपने नहीं देखी, आपने साइन कर दिया और बाद में पता लगा, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं अपन क्लेम पे, ठीक है। इट इज डिमांड मेड बाय, क्लेम कौन करता है भाई, जिसका नुकसान हुआ है, सिंपल, क्लेम वही करेगा। इट इज डिमांड मेड बाय द इंश्योर टू द इंश्योरर टू कंपेंसेट फॉर लॉस ऑकर ड्यू टू मिसहैप, ठीक है। कौन कर रहा है क्लेम, इंश्योर्ड कर रहा है। अब ये इंश्योर्ड कब क्लेम करेगा, कौन से केस में, इन केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस। अगर मैं कोई बिजनेसमैन हूं और मेरे गोडाउन में आग लग गई है, मेरी दुकान को नुकसान हो गया है जिसकी वजह से, तो मैं, क्योंकि मैं तो जिंदा हूं ना, तो मैं क्लेम करूंगा कि मेरे गुड्स जल गए हैं, मुझे इतने लाखों रुपए का नुकसान हुआ, तो आप कंपनसेट करिए, ठीक है। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कौन करेगा क्लेम भाई, नॉमिनी क्लेम करेगा, नॉमिनी, क्योंकि जो लाइफ एश्योर्ड था वो मर गया, तो वो खुद तो क्लेम नहीं कर सकता। और कंपनियां इतनी चतरी होती हैं कि कुछ कुछ कंपनियों को छोड़ के, जैसे लाइक LIC है और कुछ 2-3 कंपनियों को छोड़ के बाकी कंपनियां सोचती हैं कि क्लेम को खा लिया जाए, मतलब दिया ही ना जाए। तो कुछ कंपनियां क्या करती हैं, यानी इन्फॉर्म ही नहीं करेगी या आपको अवॉइड करती है बताना, ताकि उनके पैसे बच जाए देने से, ठीक है। तो इस ऐसे टाइप के केस में, ठीक है, जो इंश्योर्ड था, लाइफ इंश्योर्ड था या जो लाइफ अश्योर्ड था, उसके जो नॉमिनी रहेंगे वो लोग डिमांड करेंगे क्लेम की कि इतना लाख रुपए का जो हमारे मतलब घर के व्यक्ति ने जो इंश्योरेंस लिया था, उतने लाख रुपए आप आपको ऐसा कंपनसेशन या क्लेम के तौर पे दे दीजिए। तो जनरल इंश्योरेंस में मतलब बिजनेसमैन जो गुड्स को नुकसान हुआ उसके लिए क्लेम मांग रहा है, और लाइफ इंश्योरेंस में जो लाइफ अश्योर्ड था उसको कुछ हो गया, एक्सीडेंटल डेथ हुई या नेचुरल डेथ हुई, तो उसके नॉमिनी यानी डिपेंडेंट्स लोग क्लेम मांगेंगे, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है प्रपोजल। इट इज अ रिटन रिक्वेस्ट बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी टू इशू एन इंश्योरेंस पॉलिसी। शादी के लिए जाते हैं, ठीक है, शादी के लिए जाते हैं, या एक कॉलेज लाइफ में ही
लड़का लड़की को प्रपोज करता है या लड़की लड़के को प्रपोज करती है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ऐसा होता है कि लड़की ने लड़के को किया है, बाकी लड़के लड़कियों को करते हैं, ठीक है, सभी को पता है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अब प्रपोजल आपने रखा, ये एक्सेप्ट करना सामने वाले पे है ना, वो करे या नहीं करे। अगर उसने किया, अगर उसने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट किया, ठीक है, शादी का प्रपोजल था, तो क्या होगा यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज एक्ट है ना, वो भी कॉन्ट्रैक्ट ही है, पॉलिसी इशू होगी, ठीक है, पॉलिसी इशू होती है यहाँ पे, ठीक है, प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद में। वैसे तो ये सबसे पहला फेज है, ये सबसे पहली चीज है ये प्रपोजल, राइट। उससे भी पहले की चीज ये है सब्जेक्ट मैटर, तो बता दें, प्रपोजल आपने दिया, अब ये कंपनी पे, कंपनी के अंडर राइटर पे डिपेंड करता है कि वो आपको पॉलिसी इशू करेगी या नहीं करेगी। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, इट इज अ रिटर्न रिक्वेस्ट। आपने प्रेम पत्र लिखा किसी को, इट इज अ रिटर्न रिक्वेस्ट बाय द, ठीक है, जो भी है लवर, ठीक है, सुन पगली, जैसे इंश्योरेंस कंपनी, उसको बोला उसने टू एन इंश्योरेंस पॉलिसी, टू इशू एन इंश्योरेंस पॉलिसी। ये कंपनी पे डिसाइड करता है कि वो आपको इंश्योरेंस देगी या नहीं देगी। जैसे बैंकों में आप जाओ तो ये बैंक वहां नोटिस लगे हुए होते हैं कि ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको लोन देगा या नहीं देगा, आप उस पर प्रेशर नहीं डाल सकते, ठीक है। तो ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनियों के भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, अगर आप उसके क्राइटेरिया पे खरे नहीं उतरते हो तो इंश्योरेंस कंपनी डिनाई भी कर सकती है। मान लेते हैं अखंड मड्डी हो आप, दिन रात, आप सुबह होती नहीं कि आप ब्रश भी दारू से कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद में डिनर भी दारू से, दारू के साथ ही हो रहा है आपका, और इतना पीते हो, भयंकर पीते हो, बता नहीं सकता कितना पीते हो, और कंपनी को ये आपने बता दिया कि आप इतना इतना पीते हो, तो हो सकता है कंपनी आपको मना कर दे, तो आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। या फिर आप एक बहुत भयंकर टाइप के चेन स्मोकर हो, यानी चेन के भी चेन स्मोकर इंटू 10 हो आप, ठीक है, तो कंपनी मना कर सकती है। आप पॉलिटिशियन हो तो वो भी कंपनी मना कर सकती है, आप गुंडे हो तो भी पॉलिसी, आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो सकता है। तो प्रपोजल रिजेक्ट हुआ मतलब पॉलिसी इशू होगी ही नहीं। प्रपोजल एक्सेप्टेंस के बाद में ही क्या इशू होता है आपको, पॉलिसी इशू होती है, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होता है आपका, ठीक है। तो प्रपोजल रिजेक्ट भी किया जा सकता है या एक्सेप्ट भी किया जा सकता है। अब आता है सब्जेक्ट मैटर, इट रेफर्स टू द सब्जेक्ट और एंटिटी, ठीक है, किसका इंश्योरेंस कराना है, क्यों कराना है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दैट इज लाइफ इंश्योरेंस करवाना है, क्यों करवाना है भाई, क्योंकि अपनी मैं फैमिली की फाइनेंशियल जो फ्यूचर है उनको फाइनेंशियल सिक्योर करना, फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहता हूँ। प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराना है, अगर नुकसान हो गया, आग लग गई, चोरी हो गई, कुछ हो गया, तो वो प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस। कार्गो और शिप, कार्गो और शिप का इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेबल चीजें हैं तो इनका आप इंश्योरेंस करवा सकते हो, ये सब्जेक्ट मैटर होती है। आप एक बिजनेसमैन हो, आपने अपने गुड्स का इंश्योरेंस कराया, अगर वहां आग लगी या कुछ और चीज हो गई तो आपको इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी। आप एक बिजनेसमैन हो और आपने जुए में बहुत सारे पैसे हार गए, आपने सट्टे में बहुत सारे पैसे हार गए, तो कंपनी, ये सब्जेक्ट मैटर नहीं होता। कोई भी कंपनी के पास में आप जाओगे कि भैया मैं जुआ खेलता हूं और मैं हारते रहता हूं तो प्लीज उसका इंश्योरेंस कर दीजिए, तो कंपनी आपको बोलेगी प्लीज पीछे पलटी और आपको लात मार के भगा देगी वहां से, ठीक है, क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर होता ही है, नॉन इंश्योरेबल चीजें हैं, राइट। तो कार्गो शिप हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, लाइफ हो गई, आपकी खुद की लाइफ हो गई, तो आप इन चीजों को इंश्योरेंस करवा सकते हो, ये सब्जेक्ट मैटर होता है, विच इज इंश्योर्ड अगेंस्ट विच द पॉलिसी इज टेकन, ठीक है। आप अपनी लाइफ के लिए पॉलिसी लोगे, आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए पॉलिसी लोगे, आप अपने कार्गो और अपने शिप के लिए पॉलिसी लोगे, ठीक है, ये सब्जेक्ट मैटर होता है। तो दीज आर द बेसिक टर्म्स विच आर यूज्ड बाय द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ये बेसिक टर्म्स है, इसको आप समझिए। जो एडिशनल चीजें मैंने आपको बताया हूं, मैच्योरिटी बेनिफिट, डेथ बेनिफिट, उसके अलावा फ्री लुक पीरियड, इसको आप अच्छे से कॉपी में लिखिए अपने, ठीक है। और वीडियो को प्लीज जल्दी से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि आप लोग कंप्लीट करते नहीं हो, व्यूज बहुत कम आते हैं, जिससे मुझे बहुत यहाँ ठेस पहुंचती है, यहाँ पे ठेस पहुंचती है, तो प्लीज मत ठेस पहुंचाओ, मेरे को बीपी की शिकायत है, थोड़ा सा मेरे पे रहम खाओ और जल्दी जल्दी इस वीडियो को कंप्लीट करो, और कोई डाउट आए तो प्लीज आस्क मी। ओके, बाय।